मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करेंगे। हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता नीति निर्देशक तत्व हैं। विश्व के अन्य देशों के संविधानों में आयरलैंड के संविधान को छोड़कर अन्य किसी देश के संविधान में इस प्रकार के तत्व नहीं हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान में केवल राज्य के संगठन की व्यवस्था एवं अधिकार पत्र का वर्णन ही नहीं किया है, वरन वह दिशा भी निश्चित की है जिसकी ओर बढ़ने का प्रयत्न भविष्य में भारत राज्य को करना है। संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना था और इसलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी बातों का समावेश किया जिन्हें कार्य रूप में परिणत किए जाने पर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव हो सकती है। भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 38 से 51 तक में शामिल किया गया है। नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, अर्थात यदि राज्य इन्हें लागू करने में असफल रहता है तो कोई भी इनके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकता। नीति निर्देशक तत्वों की स्वीकृति राजनीतिक जो ठोस संवैधानिक और नैतिक दायित्वों पर आधारित है। नीति निर्देशक तत्वों को अध्ययन की सुविधा के लिए इन तत्वों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था और इसी दृष्टि से अधिकांश निर्देशक तत्वों द्वारा आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय के संबंध में व्यवस्था की गई है। संविधान में इस प्रकार के निम्न तत्वों का उल्लेख है। नंबर 1, राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा। नंबर 2, राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। नंबर 3, राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीयकरण न हो कि सार्वजनिक हित की किसी प्रकार की हानि पहुँचे। नंबर 4, राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। नंबर 5, राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होने देगा। नंबर 6, मूल संविधान में कहा गया था कि राज्य बच्चों तथा युवकों की पोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा करेगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा उसे इस प्रकार संशोधित किया गया है। राज्य के द्वारा बच्चों को स्वस्थ रूप से विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति प्राप्त होगी। बच्चों तथा युवाओं की शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। नंबर 7, राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सकें, शिक्षा पा सकें एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीनता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकें। नंबर 8, राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल अवस्था में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूतावस्था में कार्य न करना पड़े। नंबर 9, राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योगों में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके तथा उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके, वे अवकाश के समय का उचित उपयोग कर सकें तथा उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का अवसर प्राप्त हो सके। नंबर 10, राज्य का ये कर्तव्य होगा कि गांवों में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे। नंबर 11, वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। नंबर 12, राज्य पशुपालन की अच्छी प्रणालियों का प्रचलन करेगा और गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और भाग पशुओं की
नस्ल सुधारने और उनके वध को रोकने का प्रयत्न करेगा। नंबर 13, अनुच्छेद 391 के अनुसार राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन समान अवसर तथा न्याय की प्राप्ति में सहायक हो और उचित व्यवस्थापन योजना या अन्य किसी प्रकार से समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा, जिससे आर्थिक असमानता या अन्य किसी प्रकार से व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे। नंबर 14, नवीन ए के अनुसार राज्य उचित व्यवस्थापन या अन्य प्रकार के औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों के भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा। 44वें संविधान संशोधन अप्रैल 1979 द्वारा आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों में एक और तत्व जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य न केवल व्यक्तियों की आय और उनके सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसरों संबंधी भेदभाव को कम से कम करने का प्रयत्न करेगा, वरन विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों के समुदायों के बीच विद्यमान आय, सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसरों संबंधी भेदभाव को भी कम करने का प्रयत्न करेगा। नंबर 2, सामाजिक हित संबंधी निर्देशक तत्व। इस संबंध में राज्य के अधोलिखित कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। नंबर 1, राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधि में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। नंबर 2, राज्य जनता के दुर्बल तनांगों के, विशेषतया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। नंबर 3, न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी निर्देशक तत्व। भारत में सुगम और सुलभ न्याय व्यवस्था, शिक्षा के प्रचार और प्रसार तथा प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए कुछ निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, न्याय की प्राप्ति हेतु राज्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाएगा और अपनी सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रयत्न करेगा। नंबर 2, शिक्षा के संबंध में ये प्रस्ताव किया गया है कि विधान के लागू होने के 10 वर्ष के समय में राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। नंबर 3, प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन की ओर से कदम उठाएगा और उन्हें इतने अधिकार प्रदान किए जाएंगे कि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। नंबर 4, प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। इन तत्वों द्वारा प्राचीन स्मारकों, कलात्मक महत्व के स्थानों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों की रक्षा का कार्य भी राज्य को सौंपा गया है। राज्य का कर्तव्य निश्चित किया गया है कि वह प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया हो, रक्षा करने का प्रयत्न करेगा। 42वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48A। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। हमारे देश का आदर्श सदैव ही वसुधैव कुटुंबकम का रहा है और हमने सदैव ही शांति तथा जियो और जीने दो के सिद्धांतों को अपनाया है। इस आदर्श को हमारे संविधान के अंतिम निर्देशक तत्वों में इस प्रकार बतलाया है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित आदर्शों को लेकर चलने का प्रयत्न करेगा। नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि। ब, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित रखना। स, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून,
और संधि के प्रति आदर का भाव बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना। निर्देशक तत्वों के इस वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि इन तत्वों के आधार पर भारत में वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना हो सकेगी और हमारे देश एक ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य बन सकेगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता तथा सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 के समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 43 के उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों का भाग लेना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में अभिवृद्धि। अब हम लोग मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर का अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में प्रमुख रूप से 4 प्रकार का अंतर पाया जाता है। नंबर 1, मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। उनके अतिक्रमण पर नागरिक न्यायालय के पास प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है, अतः नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। नंबर 2, मौलिक अधिकारों का स्थगन या निलंबन किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व का नहीं। नंबर 3, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों और राज्य के बीच के संबंध की विवेचना की गई है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में राज्यों के संबंध तथा उनकी अंतर्राष्ट्रीय नीति की विवेचना है। इस तरह जहां मौलिक अधिकार का राष्ट्रीय महत्व होता है, वहां नीति निर्देशक तत्वों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व हो जाता है। नंबर 4, मौलिक अधिकारों को पूरा करने के लिए राज्य को बाध्य किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए नहीं।